एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने बतौर अध्यक्ष कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के रमाटेक स्थित कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बड़खेड़ी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे, जबकि बिहार के शिक्षा मंत्री श्री कृष्ण नंदन वामने बतौर अतिथि विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में शिरकत किया। बताते चले कि मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चौकस थी। अध्यक्ष पदं निर्वहतां बिहार राज्यस्य महामहिम राज्यपालेन सह कुलाधिपति पदभाजां परम सम्माननीय श्री लालजी टंडन महोदयानाम् अति विशिष्ट अतिथित्वेन समुपस्थितानां बिहार सर्वकारस्य माननीय शिक्षा मंत्री महोदयानां श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा महानुभावानां मुख्यातिथित्वेन समागतानां महाराष्ट्र राज्ये रामटेक स्थितस्य कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सम्माननीय कुलपति पादभाजां परम यशस्विनां प्रोफेसर श्री श्रीनिवास बड़खेड़ी महाभागानां प्रशासन कुशलानां प्रधान सचिवानां श्री विवेक कुमार सिंह महोदयानां शिक्षा विभागस्य यशस्विनां विशेष सचिवानां श्रीमतां सतीश चंद्र झा महाशयानाम् अद्यतने दीक्षांत समारोहे विद्या वाचस्पति इति मानदोपाधिना विभूषयिष्यमानानां
विद्वद्वरेण्यानां डॉक्टर मुनीश्वर झा महोदयानां, डॉक्टर कृष्णचंद्र द्विवेदी महाभागानां, डॉक्टर हरिहर झा महाशयानां, डॉक्टर विंदेश्वर पाठक महोदयानां, अस्य विश्वविद्यालयस्य माननीयानां अधिसत् सदस्यानां, अभिसत् सदस्यानां, विद्वत् परिषत् सदस्यानां, विदुषां, पत्रकार मित्राणां, अधिकारिणां, कर्मचारिणां, आशीर्वाद भाजां स्नातकानां, अत्रोपस्थितानां समेषां सज्जनानां च सादरं स्वागतं व्याहरन् हार्दिकम् अभिनन्दनं करोमि। तीरेण अस्माकं समक्षं विराजमानं दानवीरं महाराजाधिराजं डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह महाभागं सश्रद्धं स्मरामि। तस्मै भावपुष्पान्वितं श्रद्धाञ्जलिं च समर्पयामि। यस्य अभूतपूर्वदानशीलतया भारतीय संस्कृतेः सनातनधर्मस्य विश्वव्यापी ज्ञान विज्ञान मूल वेद वेदांगनिष्ठ शास्त्र परंपरायाश्च उन्नायकानां परम पूज्यानां महर्षीणां राजर्षीणां च जनक याज्ञवल्क्य कपिल गौतम कणाद कुमारिल गंगेशोदयन मंडन वाचस्पति विद्यापति प्रभृतीनां सुदुश्चर तपोभिः पवित्रतमायां जगज्जनन्याः श्रीजानक्या जन्मना तीर्थीभूतायां भगवतो जानकी जानेः कृपया भारतीय संस्कृतेः संस्कृतस्य च संरक्षणे तत्परायां च अस्यां मिथिलायां दरभंगा नगरे विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम् अभूत्। प्रायः अत्र भवन्तः सर्वे जानन्त्येव यदस्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्थापनार्थं तदानीन्तनस्य महामहिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभावस्य माननीय मुख्यमंत्रिणः श्रीकृष्ण सिंहस्य च सत्प्रयासेन षष्ट्यधिक एकोनविंश ख्रीष्टवर्षस्य मार्च मासस्य 30 दिनाङ्के महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह महाभागः बहुमूल्य पाण्डुलिपि परिपूरित स्वकीय पुस्तकालय सहितेन लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस नामक राजभवनेन सह विशाल भूखण्डं प्रादात्। फलस्वरूपम् अस्य विश्वविद्यालयस्य 61 अधिक एकोनविंश वर्ष जनवरी मासस्य 26 दिनाङ्के स्थापना अभूत्। ततो बिहार राज्य प्रशासनस्य कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य साहाय्येन संस्कृतानुरागिणां जनानां मनोयोगेन च विश्वविद्यालयोऽयं निरन्तरम् अन्तरायसमूहं परमेश्वर कृपया दूरीकुर्वन् संस्कृतस्य गूढज्ञानविज्ञानयोः प्रचारे प्रसारे च विकासपथे अग्रसरे दृश्यते। न केवलं संस्कृतभाषायां निबद्धशास्त्राणां संवर्धनं प्रचारश्च अनेन विधीयते, अपि तु आधुनिकशिक्षापद्धत्या पाठ्यमानानाम् इतिहास भूगोल मनोविज्ञान अर्थशास्त्रादि विषयाणां संस्कृतेतरभाषाणां तत् साहित्य वाङ्मयानामपि अनुसंगतो अध्यापनं चास्मिन् विश्वविद्यालये प्रवर्तमानं विद्यते। विश्वविद्यालयोऽयं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इति संस्थया निबन्धितः सन् अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघस्य अन्यतमः सदस्योऽस्ति। अनेन विश्वविद्यालयेन स्वकीय शैक्षणिक प्रशासनिक गतिविधये नैक इति संस्थया द्वितीय चक्रस्य मूल्यांकने 2016 तमे ख्रीष्टाब्दे 2.7 अंकेन सह बी इति श्रेण्यपि प्राप्ता। इतः पूर्वं प्रथम चक्रस्य मूल्यांकने षडुत्तर 2000 तमे ख्रीष्टाब्दे च अयं विश्वविद्यालयः B++ इति श्रेणीं प्राप्तवान् आसीत्। अधिनियम परिनियमेषु प्रदत्तशक्त्यनुसारेण अयं विश्वविद्यालयः प्राधान्येन संस्कृतभाषायां निबद्धानां वेद व्याकरण ज्योतिष आयुर्वेद संगीत नाट्यशास्त्र धर्मशास्त्र दर्शन साहित्य कर्मकाण्डादि विषयाणाम् अध्ययनेन अध्यापनेन सह येषु विषयेषु शोधकार्याणां संपादनेऽपि तत्परो भूत्वा येषां विषयाणां परीक्षाया आयोजने संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के छठे दीक्षांत समारोह के माननीय अध्यक्ष, बिहार प्रांत के महामहिम राज्यपाल तथा बिहार के विश्वविद्यालयों के सम्मानित कुलाधिपति श्रद्धेय श्री लालजी टंडन महोदय जी, समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित कवि कुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालय रामटेक महाराष्ट्र के कुलगुरु कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बारखेड़ी जी, इस विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा जी, विश्वविद्यालय के अधिशत सीनेट अभिषद सिंडिकेट तथा विद्वत परिषद के माननीय सदस्यगण, इस अवसर पर यहाँ उपस्थित माननीय विधायक श्री दिलीप चौधरी जी, श्री संजय सराबगी जी, मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सब स्वनाम धन्य समाज सेवी पद्म भूषण डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी, आमंत्रित अतिथिगण, शिक्षक बंधु, छात्रगण, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा मीडिया के कर्मी साथियों, गणेश मंत्री श्री कृष्णानंद प्रसाद
वर्मा जी, प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी, अनेक भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा पर्याप्त शब्द भंडार से युक्त प्राचीनतम भाषा है। ज्ञान विज्ञान के अपरिमित विषय संस्कृत साहित्य में विद्यमान है। विशेषकर दो अनुपम महाकाव्य रामायण और महाभारत संस्कृत के साहित्य नहीं विश्व साहित्य में अद्वितीय है। रामायण की राम कथा विश्व की दर्जनों भाषाओं में अनुवाद हुआ है एवं उसके आधार पर अनेक रामायणों का प्रणयन भी हुआ। भारतीय वाङ्मय के सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के बारे में तो उक्ति ही प्रतीत है कि यन्य वर्ते तन्न भारते, अर्थात जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है। ये उक्ति महाभारत ग्रंथ की व्यापकता और विशुद्धता को प्रतिपादित करता है। संस्कृत भाषा एवं साहित्य सभी प्राणियों के सुख, आयोग एवं कल्याण की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आदिकाल से हमारा संस्कृत वाङ्मय चारित्रिक शिक्षा, शांति, सद्भाव और विश्व अमृत के बाद समस्त विश्व को पढ़ाता रहा है। वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, पुराणों एवं धर्मशास्त्रों ने जीवन यापन का एक ऐसा आदर्श मार्ग स्थापित किया जो दूसरों के जीवन यापन में सहभागी होकर स्वयं एवं समाज की प्रगति में पूरी सहायता करने में सक्षम है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव तथा आचार परमो धर्म एवं आत्मवत सर्वभूतेश या पश्चात सापंडिता जैसे वाक्यों में जहाँ मानव के अधिकार और कर्तव्यों की रक्षा के सहायक हैं, वहीं मानव मार्ग की चारित्रिक विकास में भी इनका महत्व है। आवश्यक है हम संस्कृत साहित्य के इन आदर्शों वाक्यों का समावेश प्रारंभिक कक्षा और पाठ्यग्रंथों में करते हुए बालकों को नैतिक शिक्षा दें। संस्कृत भाषा एवं साहित्य में ज्ञान के बिना भारतीय संस्कृति और ज्ञान संपदा से परिचित नहीं हुआ जा सकता। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषय में जो अध्ययन हुए हैं उनमें जो साहित्य रचा गया है उसकी भाषा संस्कृत है। संस्कृत के ज्ञान के अभाव में हम न तो भारतीय सांस्कृतिक समृद्धि और विपुल ज्ञान संपदा से परिचित हो पाएंगे और न ही अपने राष्ट्र और सांस्कृतिक एकात्मा को सुरक्षित कर पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, श्रुति और स्मृति ही सदैव शिक्षा ग्रहण की मूल विधियाँ रही हैं। वेद भी शताब्दियों तक अलिखित ही थे और एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को उसे कंठस्थ करा इतिहास के लंबे कालखंड तक उन्हें जीवित रखा। गुरु शिष्य परंपरा भी इससे समृद्ध होती है तथा भारतीय शिक्षा का ज्ञान संपदा भी निरंतर विकसित होती गई। बाद में भाषा का पूरी तरह विकास हुआ और फिर पाणिनि जैसे महामनीषी ने अष्टाध्यायी नामक अपनी कृति में संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार कर इसे वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, जातिवाद तथा अन्य नकारात्मक विचारों के कारण राष्ट्रवादी ताकतों को चुनौती मिलने लगी। भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने के लिए यह आवश्यक है कि पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में आबद्ध करने वाली संस्कृत भाषा की समग्र उन्नति हेतु सार्थक प्रयास किए जाए। आज संस्कृत की बहुमूल्य पांडुलिपियों के संरक्षण प्रथाओं के डिजिटलाइजेशन की नितांत आवश्यकता है। तकनीकी विकास का लाभ उठाकर हमें संस्कृत की प्राचीन गौरवशाली और दुर्लभ कृतियों को सुरक्षित कर देना चाहिए। आज विश्व में जैसा वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण आदि
की चर्चा करते हुए विश्वग्राम की परिकल्पना की गई। दरअसल इस अवधारणा के मूल में भी भारतीय चिंतन और दर्शन की महान परंपरा है। भारतीय संस्कृति में पूरी दुनिया के लोगों को अपने परिवार के सदस्य की भांति समझने की मान्यता है। वसुधैव कुटुंबकम, ये अवधारणा इस बात पर आधारित है कि हम परोपकार को सबसे बड़ा पुण्य और प्रतिक्रिया को सबसे बड़ा पाप या धर्म मानते हैं। हमारा राष्ट्रप्रेम विश्वबंधु की राह में बाधक नहीं गए, बल्कि साधक बनकर सबके सामने आया। और ये सारी विरासतें और नैतिकता हमें संस्कृत भाषा और साहित्य के माध्यम से प्राप्त होती है। वैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया में संस्कृत की विपुल ज्ञान संपदा का बहुत बड़ा एक मिशनरी बनकर जा रहे हैं। जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जिसका कितनी वो नष्ट हो चुकी है, लेकिन जो भी अभी बची है वो संस्कृत में ही है। तो आप अपने पूर्वजों के उस तपस्या का सुरक्षित रखें, ये आपका कर्तव्य है। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि संस्कृति भाषा एक अपने में अलग संस्कृति है। आप उसको अंगीकार करेंगे तो आज दुनिया में जो भी ज्ञान विज्ञान है, आप देखेंगे कि वो उसकी शुरुआत आपके ही वांग्मय में मौजूद है, वेदों में मौजूद है, पुराणों में मौजूद है, और वो सब संस्कृत में है। तो वो संस्कृत से दूसरी भाषाओं में जाकर दुनिया में लोगों ने उसका कितना लाभ उठाया कि आज जब दुनिया अणु और परमाणु शब्द को जानती नहीं थी, तब वेदों में सबसे पहले अणु और परमाणु ये दो शब्द आए। अगर उनको ज्ञान नहीं था तो कैसे आया? तो हजारों साल से जो ज्ञान की परंपरा हमारी रही है, उसका माध्यम संस्कृत रहा है। आप सब केवल उसके छात्र नहीं, बल्कि एक उसकी रक्षक के रूप में समाज में सेवा करेंगे। मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत आभार। मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा के बिशनपुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर स्थित जेडीयू के नेता स्वर्गीय उमाकांत चौधरी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने की। स्वागत भाषण स्वर्गीय चौधरी के कनिष्ठ पुत्र विनय कुमार चौधरी ने दिया। उपस्थित जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को पाक चादर एवं मिथिला पेंटिंग से सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने दरभंगा हवाई अड्डा के असैन्य परिचालन हेतु 30 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का जिक्र किया।
को हमारे पिता एवं समता पार्टी के एक मामूली से कार्यकर्ता का निधन हुआ था। 13 वर्ष बीत चुका है। आज नीतीश कुमार ही ऐसा व्यक्ति है जो 13 वर्ष बाद भी अपने कार्यकर्ता को याद रखे हुए हैं। सामान्यतया कोई भी नेता सत्ता में आने के बाद अपने कार्यकर्ता को भूल जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही ऐसा शख्सियत है जो किसी को इस दुनिया में चले जाने के बाद भी वे 13 वर्षों के बाद भी याद रखे हुए हैं। मैं उस शख्सियत का आज इस धरती पर दूसरी बार आने के लिए मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं वैसे व्यक्ति का राजा राम मोहन राय के बाद समाज सुधारक कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ था। जो हमारे समता पार्टी के फाउंडर मेंबर थे उमा बाबू साथियों, आज बड़ी खुशी हो रही है कि अपने पार्टी के कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधारण साधना सा कार्यकर्ता का सुख दुख में जब आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के मालूम होता है तो वहां पहुंचने का काम करते हैं। यह सबसे बड़ी गौरव की बात होती है। और जब बिहार में इन्होंने 2005 के बाद कुर्सी संभाली तो 2005 से पहले क्या बिहार था और 2005 के बाद आज क्या बिहार है, सिर्फ यही तुलना करना है साथियों। मान सम्मान में हमारा नेता कभी भी पीछे हटने का काम नहीं करते हैं और हमारा आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वही करने का काम करते हैं। यहाँ जो विद्युत की स्थिति थी पूरे बिहार में 2 से 4 घंटा जिला के शहर में, जिला डिस्ट्रिक्ट टाउन में रहा करता था, लेकिन आज देखिए गांव-गांव में 18 से 20 घंटा 22 घंटा लाइन लाने का काम करता है। इनका जो सपना था, जो हम लोगों के जल नल योजना थी, जो विद्युत घर घर पहुंचाना था, जब यह सपना 100% साकार हो जाएगी साथियों, तो मैं समझता हूँ शहर और गांव में कोई फर्क नहीं रहेगा। शहर के लोग गांव में आकर रहने का काम करेगा। तो सपना इतनी अच्छा रहने के बावजूद भी जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा, सिर्फ कानून बना देने से नहीं होगा। इसलिए मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा, जनप्रतिनिधियों से भी, आम जनता से भी, आप लोग सबको सहयोग करने का काम कीजिए। जो सरकार का कानून बनी है वो जमीन पर उतरे, यह मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। साथ ही मैं और नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। नाथ गामी जी, संजय सरावगी जी, सुनील चौधरी जी, शशिभूषण हजारी जी, यहाँ उपस्थित पूर्व विधायकगण, ऋषि मिश्रा जी, जनाब इजहार अहमद साहब, श्री गोपाल जी ठाकुर जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री मिश्री लाल यादव जी, रुदल राय जी, भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा जिला के अध्यक्ष श्री हरि सहनी जी, जनता दल यूनाइटेड के दरभंगा जिला के अध्यक्ष श्री सुनील भारती जी, लोजपा के दरभंगा जिला के अध्यक्ष श्री गगन झा जी, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जनाब एजाज अहमद साहब, डॉक्टर राम प्रवेश पासवान जी, जनता दल यू के प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब यूनुस हकीम साहब, जनता दल यू के दरभंगा नगर अध्यक्ष जनाब दीदार हुसैन चांद साहब, जनाब जियाउर रहमान तारा साहब, विपिन कुमार सिंह, जनाब एजाज अख्तर साहब, मदन प्रसाद राय जी, प्रदीप महतो जी, श्याम किशोर प्रधान जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं,
और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, हम यहां आ चुके हैं और जो हम लोगों के पार्टी के गठन में स्वर्गीय उमाकांत चौधरी जी की जो भूमिका है उसको हम कभी भूल नहीं सकते। हमने प्रारंभ से देखा 94-95 से जो उनके विचार हुआ करते थे। मैं कितनी बार आया हूं, उनके साथ कई कार्यक्रमों में मैं शामिल हुआ हूं और जब मैं उनको बोलते हुए सुनता था, कभी मैथिली में बोलते थे, कभी हिंदी में बोलते थे और किस तरह से सुगम भाषा में कितनी स्पष्टता के साथ कोई बात रखते थे, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती और हम लोगों को बड़ा संतोष होता था कि इस प्रकार के व्यक्ति हम लोगों की पार्टी के साथ। दरभंगा में भी उनके घर पर न जाने कितनी बार हम ठहरे हैं। जब केंद्र सरकार में थे मंत्री तब भी आते थे और उनके निवास स्थान पर ही, घर पर ही हम रुकते थे। तो एक जो इतना उनके प्रति स्नेह का भाव, उनका हम लोगों के प्रति जो स्नेह का भाव था, हम लोगों के मन में उनके प्रति जो सम्मान का भाव था, बड़ी तकलीफ हुई। वो हमेशा हमको बोलते रहते थे कि भाई आपको काम करना है, बड़ी जिम्मेवारी आपको अवश्य मिलेगी। हम लोगों को चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, लेकिन बिहार के लोग आपके प्रति भरोसा जताते हुए आपको काम करने का मौका देंगे, कहते रहते थे। केंद्र में जो काम करते थे उसकी भी चर्चा करते रहते थे और अंततोगत्वा उनकी बात सही साबित हुई। और 2005 में हम लोगों की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी, एनडीए की, और इधर सरकार बनी और उसके कुछ ही दिनों के बाद वो हम सब लोगों को छोड़कर चले गए। इतनी मेरे मन में पीड़ा हुई। समाज में प्रेम का भाव रहे, भाईचारे का भाव रहे, सौहार्द का भाव रहे और उनके मन में हिंदू मुस्लिम सब के प्रति समान रूप से सम्मान का भाव, कोई किसी भी जाति समुदाय के हो, सबके प्रति उनके मन में प्रेम का भाव रहता था और ये सबसे बड़ी चीज है। और आज के युग में जिस तरह से एक तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है, लोगों के बीच में टकराव पैदा करने की कोशिश हो रही है, मैं तो यही कहूंगा कि आज इस अवसर पर जब यहां उपस्थित हुए उनके गांव में उनकी प्रतिमा का अनावरण है, तो हम लोगों को यह बात याद रखनी चाहिए कि हम सब लोगों को किसी के भी साजिश का शिकार नहीं होना चाहिए, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव, सौहार्द का भाव, सद्भावना का भाव रखना चाहिए और तभी समाज आगे बढ़ेगा। कहां से काम शुरू हुआ? अभी पूरी बात अजय जी बोल रहे थे, क्या क्या नहीं हुआ, बगल में क्या स्थिति थी, दिन में जाने में कठिनाई थी, अब रात में जाते हैं। लेकिन जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, किसी की उपेक्षा नहीं किया, समाज में सब लोगों को जोड़ा और आप उठाकर देख लीजिए, हम लोगों ने जो भी स्कीम चलाई है वो जिसको कहिए यूनिवर्सल, सबके लिए उसको लागू किया ताकि सबको लाभ मिले और समाज में कोई अगर किनारे पर है, हाशिए पर है, पीछे है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उसके लिए विशेष पहल की गई। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ, आज मुझे कितनी खुशी होती है, मैं कहीं जाता हूं सार्वजनिक कार्यक्रमों में, सभाओं में बड़ी संख्या में मैं बहनों को देखता हूं, महिलाओं को देखता हूं, मुझे कितनी खुशी होती। कहां पहले
महिलाएं इस तरह के कार्यक्रमों में जाया करती थी। आज ये उनके सशक्तिकरण का परिचय है। और जो काम हम लोगों ने प्रारंभ किया उसको कभी भूलिएगा नहीं। सरकार बनी थी और सबसे पहला काम उसके कुछ ही दिनों के बाद पंचायत का चुनाव था। हमने कानून बनाया और बिहार पहला राज्य है। संविधान में जो प्रावधान है उसमें लिखा हुआ था कि महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोगों ने सोचा कि लिखा हुआ कम से कम 1/3, तो हम 1/3 ही क्यों देंगे, 33% ही क्यों नहीं देंगे, हम बराबर क्यों नहीं देंगे, 50% क्यों नहीं देंगे। जितने पुरुष उतने स्त्री। तो बिहार पहला राज्य है जिसने पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया। बड़ा कुछ लोग हमको मजाक उड़ाते थे, बहुत लोग मजाक उड़ाते थे। हम जाति माता पिता गरीबी के कारण अपनी बेटी को नहीं भेजते हैं, क्योंकि जब छठे क्लास में लड़की पहुंच जाती है तो उसके पहनने के लिए ठीक ठाक से कपड़े का इंतजाम, वस्त्र का इंतजाम करना पड़ेगा। गरीबी के कारण नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने पहली योजना चलाई मिडिल स्कूल की लड़कियों के लिए, मध्य विद्यालय की लड़कियों के लिए पोशाक योजना। और उसका क्या अंजाम हुआ, कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जाने लगी। और जब मुझको लगा कि सिर्फ मिडिल स्कूल तक पढ़ाएंगे, 8वीं कक्षा तक पढ़ाएंगे, लड़कियों को कम से कम मैट्रिक तक पढ़ना चाहिए, और उसके बाद लड़कियां हाई स्कूल पढ़ने के लिए जाएं, दूर दूर में है, कैसे जाएंगी। तो हमने साइकिल योजना की शुरुआत कर दी कि लड़कियां समूह में साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी। और क्या संख्या थी, 1,70,000 से भी कम थी जब 2008 में हमने शुरू किया। लड़कियां साइकिल चलाकर जाने लगी स्कूल। लोगों की मानसिकता में कितना बड़ा बदलाव आया। कोई कल्पना करता था कि लड़की साइकिल चलाएगी। दरभंगा में कोई लड़की साइकिल चलाते दिखती थी, पटना राजधानी वहां दिखती थी, कहीं नहीं दिखती थी, समस्तीपुर में नहीं दिखती थी। लेकिन जब साइकिल चलाकर लड़कियां स्कूल जाने लगी तो सबके मन में इतनी प्रसन्नता हुई कि हाँ कितना सुंदर दृश्य है, पोशाक पहन करके लड़की साइकिल चलाकर जा रही। तो उसके बाद हम जगह जगह जाते थे तो लड़का सब कहने लगा कि अंकल कुछ हम लोगों का भी ध्यान रखिए। तो लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। हम छोड़ते नहीं है किसी को, लेकिन मेरा मकसद था महिलाओं का सशक्तिकरण, और उसके लिए जरूरी है शिक्षा। तो स्कूलों में उनको आकर्षित करने के लिए हमने योजना शुरू की। और वही नहीं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनमें चेतना लाने के लिए, उनकी चेतना को जगाने के लिए हमने स्वयं सहायता समूह, पहले बहुत कम संख्या में स्वयं सहायता समूह था और वो उस स्तर का नहीं था। हम बहुत पीछे थे स्वयं सहायता समूह में, बिहार पीछे था। हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर, विश्व बैंक से कर्ज लेकर हमने जीविका योजना की शुरुआत की। लेकिन वो शुरू हुआ 6-7 जिले में और करीब करीब 44 ब्लॉक में, और वो इतना बढ़िया ढंग से स्वयं सहायता समूह बनने लगा कि हमने तय किया इसको पूरे बिहार में लागू करेंगे, चाहे इसमें जितना पैसा लगेगा हम लोग लगाएंगे। और आज बताइए 8.25 लाख स्वयं सहायता समूह बन गया। हमारा लक्ष्य 10 लाख का। 90 लाख से भी ज्यादा परिवार अब स्वयं सहायता समूह से जुड़ गया। जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जीविका की दीदियां हैं, उनको कितनी जानकारी होती है। हम जाते रहते हैं ऐसे लोगों के साथ बातचीत। हम गया में बातचीत कर रहे थे स्वयं सहायता समूह की दीदियों के साथ। मुझे इतनी खुशी हुई कि बैंक के बारे में जितना फर्राटे के साथ वो बोल रही थी, हमने कहा पढ़े लिखे लोगों को भी इतना मालूम नहीं है बैंक की व्यवस्था के बारे में। हम पूर्णिया गए और उनको अनाज मिल जा रहा है। कई जगह जाते थे तो 1-2 किलो कम मिलता था, और लोग कहते थे जाने दीजिए बेचारे को पैसा नहीं मिलता है। तो वहां देखा महिलाओं के समूह को, स्वयं सहायता समूह को दिया गया, इतना बढ़िया से वो पीडीएस चला रही थी।
और हमने लोगों से पूछा, लोग बड़े प्रसन्न थे। और फिर हमने समूह से पूछा कि आप बताइए ये जो पीडीएस चला रही है इसमें आपको कितना फायदा होता है। और बाकी जितने लोग हैं वो तो कहते थे कि हम लोगों को घाटा होता है। अब वो बताइए कि 6,000 रुपया एक महीने में फायदा हो रहा है। ये महिलाओं के स्वयं सहायता समूह है। तो नारी सशक्तिकरण के लिए सब काम किया, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है और ये सब काम करते रहेंगे। और जो उमा बाबू इन सब चीजों पर हम देखते थे, उनसे जब बातचीत होती थी, उनके विचार को देखते थे। आज अगर वो होते तो बिहार में ये सब काम हो रहा है, उसको किस ढंग से वो लोगों के सामने में और बेहतरीन ढंग से रख पाते कि और इसका प्रचार तेजी से लोगों के बीच में होता। लेकिन क्या कीजिएगा, ये तो कुदरत की देन है। जो आया है उसको तो जाना है, कब जाएगा किसी को पता नहीं, किस रास्ते से जाएगा किसी को मालूम नहीं। लेकिन जब तक है तब तक शान से जिए और एक दूसरे के प्रति इज्जत का भाव रख के जिए। यही संदेश है उमा बाबू, और हम लोग यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर प्रकार से समाज में शांति का भाव हो, विकास हो। किस तरह से सड़क पर काम शुरू हुआ, बिजली पर काम शुरू हुआ, अब गांव टोला सब जगह पहुंच गया। जितने इच्छुक परिवार थे सबको बिजली का कनेक्शन दे दिया गया। अब बिजली का उपयोग कीजिए। अब बच्चे पढ़ेंगे ठीक से। क्या दिक्कत होती थी पहले, रोशनी नहीं रहती थी तो घर के लोगों को लगता था कि अगर हमारा बेटा या हमारी बेटी ये अंधेरा में आगे निकल जाएगी तो बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगी। कहां उसको सांप का डर, कहीं किसी तरह से डर, तो घर में क्या बताते थे, शाम रात हो जाने के बाद घर में बेटा बेटी को कहते थे सूझ जा, बाहर मत जा, बाहर तो भूत है। और लोगों को अंदर ललटेन में जला के पढ़ना पड़ता था, ढिबरी जला के देखना पड़ता था। बाद में आके ललटेन आ गया, अब तो बिजली आ गई, लालटेन भी खत्म हो गया, अब भूत भी खत्म हो गया। और किस तरह का दृश्य आया, किस तरह का दृश्य आया। अभी हम 1 महीना पहले बोध गया गए हुए थे, एक कार्यक्रम था वहां से लौट रहे थे। शाम हो गया, रात हो गया, तो वहां से हेलीकॉप्टर से आ रहे थे। हम लोगों का जो हेलीकॉप्टर है वो जहां अगर उड़ने की गुंजाइश है, नाइट लैंडिंग की व्यवस्था, वहां से रात में भी उड़ सकता है। तो गया का भी एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग है, पटना में भी है, तो वहां से उड़ करके आ रहा था पटना। अब साहब बताइए 100 किलोमीटर, और जो दृश्य लगा कि भाई ये तो गया के ऊपर देख रहे हैं, अब बोध गया के ऊपर देख रहे हैं, रोशनी ही रोशनी, उसके आगे चलते जा रहा है हेलीकॉप्टर, चलते जा रहा है पटना की तरफ, दोनों तरफ रोशनी ही रोशनी। जो गांव दिख रहा सब में बत्ती जल रही है। मेरे साथ अधिकारीगण थे और हमारे साथ उसमें थे उप मुख्यमंत्री जी सुशील कुमार मोदी जी और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी जी। हम दोनों को दिखा रहे थे कि जरा दोनों तरफ देखिए क्या हाल है, कैसा दृश्य है। और जो अधिकारी थे उनको हमने कहा कि मोबाइल से दोनों तरफ का फोटो लेके चलिए पटना में। क्या दृश्य हो गया। विदेश में जाते थे बड़े बड़े शहरों में, और जो दूर से दृश्य दिखता था, अब वो इस बिहार में दृश्य दिख रहा है ऊपर से। तो हमें तो सेवा करनी है, हम सेवा करते रहेंगे। और हम आपसे यही आग्रह करेंगे, एक एक चीज सब बहनों से, माताओं से, भाइयों से, बुजुर्गों से, सबसे हम यही कहेंगे, अपने घर के बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ना बहुत जरूरी है और उसके लिए 7 निश्चय में अनेक काम, हर जगह इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर सब डिवीजन में पॉलिटेक्निक, इस तरह से पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, जीएनएम संस्थान, 5 नए मेडिकल कॉलेज, हर सब डिवीजन में आईटीआई, हर जिले में महिला आईटीआई। क्या नहीं हम लोग कर रहे हैं। एएनएम स्कूल हर सब डिवीजन में, 5 नया मेडिकल कॉलेज,
और सभी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज इसकी भी स्थापना और साथ साथ लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। अपने बिहार में इंटरमीडिएट के बाद 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने वालों का प्रतिशत बहुत कम है, 13.9%। उसको कहा जाता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। और इसके लिए हम लोगों ने शुरू किया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। गरीबी के कारण माता पिता बेटे बेटियों को 12वीं के बाद पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते हैं। अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हमने शुरू कर दिया है और राज्य सरकार के शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं 4 लाख रुपए तक की राशि। बिहार का जो भी लड़का या लड़की बिहार में पढ़े, बिहार के बाहर पढ़े, 4 लाख रुपए तक की उसको ऋण की राशि देंगे। साधारण ब्याज का दर, लड़की है तो ब्याज लड़कों के लिए तो 4%, लड़कियों के लिए 1%, दिव्यांगजन के लिए 1%, ट्रांसजेंडर के लिए 1%। और जब वो पढ़ ले और पढ़ने के बाद रोजगार में लग गया तब उसको रिटर्न करना है। अभी तो नियम है कि पढ़ लेने के बाद रिटर्न करना, हम बता देते हैं। इसका लाभ लीजिए, बेटे बेटियों को पढ़ाइए। और हम बता देते हैं अगर पढ़ लेगा और कोई जॉब नहीं मिलेगा तो वैसे लोगों को हम उससे भी मुक्त कर देंगे, इसकी चिंता मत करिएगा। लेकिन मेरा मकसद है कि हमारे बच्चे पढ़े। जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और हर तरह से काम कर रहे हैं। तो आप सब लोगों को हम यही कहेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में जो काम हुआ, शराबबंदी, क्या हाल था, गाढ़ी कमाई का पैसा शराब में बर्बाद कर देते थे, घर आते थे, शाम में रात में झगड़ा करते थे। आज कितनी मुक्ति मिल गई। एक महिला ने हमको कहा सार्वजनिक तौर पर कि मेरे पति शराब पीते थे, लौट कर घर आते थे, झगड़ा करते थे, देखने में क्रूर लगते थे, और अब शराब बंद हो गया तो शराब पीना बंद कर दिया। और अब जब लौट कर आते हैं बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं और अब मुस्कुराते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। ये स्थिति है शराबबंदी लागू होने के बाद। तो है अब उस पर कानून है, सब होगा, सब पूरे तौर पर नजर रखिएगा और सबको समझाइएगा कि मत जहरीला चीज पिला देगा और सीधे चले जाओगे, इसका कोई ठिकाना नहीं, जरा समझाइएगा। और दूसरा, बाल विवाह से मुक्ति, अरे बोलने ना भाई, बाल विवाह से छुटकारा लेना है। बाल विवाह के कारण बहुत नुकसान हो रहा है। जिन लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जा रही है, गर्भ धारण करती हैं, उसमें से बहुत सारी लड़कियां मृत्यु की शिकार हो जाती, और अगर बच्चे पैदा होते हैं तो कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते। बौनापन, मंद बुद्धि, इसके शिकार हो जाते हैं। इसलिए बचना है, बाल विवाह नहीं होने देना। पहले चंद संपन्न घरानों में दहेज प्रथा था, आजकल देखा देखी सब जगह शुरू हो गया। इस सबको खत्म करना। और ये आप लोग जिस दिन मन बना लीजिएगा और तय कर लीजिएगा कि अगर कोई दहेज लेगा उसके शादी में नहीं जाएंगे, तुरंत ही दहेज प्रथा बंद हो जाएगा, हम पक्का बताते हैं। और लोग बाल विवाह न करें। कानून तो अपनी जगह पर 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी नहीं होनी चाहिए, 21 साल से कम उम्र में लड़कों की शादी नहीं होनी चाहिए, ये तो कानून बना हुआ है। लेकिन फिर भी लोग बहुत लोग कर देते हैं। हमने देखा है, इसीलिए हम नई योजना शुरू किए, कन्या उत्थान योजना। अब जो साइकिल योजना है, छात्रवृत्ति है, ये सब तो जैसे है वैसे जारी रहेगा। लेकिन उसके अलावे हम लोगों ने तय किया कि अगर कोई लड़की पैदा होगी घर में तो उनके माता पिता को सरकार 2000 रुपया भेजेगी, उनको मदद देगी, और 1 साल के अंदर अगर अपनी बेटी को
आधार के साथ जोड़ देंगे तो 1000 रुपया और दिया जाएगा। और 2 साल के अंदर अगर अपनी बेटियों का आपने संपूर्ण टीकाकरण करा दिया तो 2000 रुपया माता पिता को और मिलेगा। और लड़की स्कूल में पढ़ना शुरू करेगी तो पहला से दूसरा क्लास तक में जो 400 मिलता था अब 600 रुपया, तीसरा से 5वां में जो 500 मिलता था अब 700, छठा से लेकर के 8वां तक जो 700 मिलता था अब 1000 रुपया, और 9वां से 12वां तक में जो हम लोगों ने तय किया था 1000 रुपया अब उसको 1500 रुपया। और सैनिटरी नैपकिन के लिए 7वें क्लास से लेकर 12वें क्लास की लड़कियों को 150 रुपया देते थे, उसको बढ़ा करके 300 रुपया कर दिया। और लड़की अगर इंटरमीडिएट पास कर लेगी, 12वीं कक्षा पास कर लेगी और अविवाहित है तो उसको 10,000 रुपया देंगे। शादी मत करिए, 10,000 रुपया बेटी को मिल जाएगा। और स्नातक हो जाएगी, ग्रेजुएशन कर लेगी तो हर लड़की को चाहे विवाहित है या अविवाहित है उसको 25,000 रुपया हम लोग देंगे, ताकि बेटी पैदा हो तो भी लोगों को अच्छा लगे, खुशी हो। बहुत बार देखा जाता है बेटी हो जाती है लोगों को उतनी खुशी नहीं होती है जितना बेटा के पैदा होने से होता है। कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कर दी, एक लड़की पैदा होगी उसको पैदा होने से लेकर के ग्रेजुएट होने तक में अतिरिक्त तौर पर 54,100 रुपया का अनुदान राज्य सरकार देगी। तो हम लोग चाहते हैं कि मन में ये भाव इस तरह का पैदा हो, और अगर उमा बाबू जीवित रहते तो हम लोग ये सब स्कीम चलाते हैं, इसके बारे में तरह तरह से लिखते बोलते। आज तो हम ही को बोलना पड़ता है, हम ही को बताना पड़ता है। इसलिए हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि इन सब चीजों का करिए। और एक बात तो आप जानते ही, तो मिथिला की धरती पर आए हैं, मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं और मेरे मन में मिथिला के प्रति सम्मान का भाव है, जितना ज्ञान की भूमि अभी विद्यापति जी की कविता को। इसलिए हम सब तरफ से हम मिथिला की इज्जत करते हैं और हम तो बराबर कहते हैं जैसे देश का विकास बिहार के विकास के बिना संभव नहीं है, उसी तरह से बिहार का विकास मिथिला के विकास के बिना संभव नहीं। ये तो हमारी धारणा है, इसलिए हम सब काम करते रहते हैं। अभी अजय ने बता दिया हम काहे के लिए करें। अब हम एयरपोर्ट पर आए हैं तो उसका भी हालचाल लेकर के, एयरपोर्ट जल्दी से जल्दी बनना है, उस पर एक लेयर और लगेगा, वो सब काम भी जल्दी शुरू होने वाला। और राज्य सरकार अपनी तरफ से एयरपोर्ट यहाँ चले उसके लिए जो 30 एकड़ जमीन की जरूरत है उसका अधिग्रहण करके देने जा रही है। हर तरह से हम लोग इसके लिए, आप बताइए दरभंगा और मिथिला के लोग कहाँ कहाँ नहीं रहते हैं। हम गए थे छत्तीसगढ़, केंद्र में मंत्री थे, कृषि मंत्री थे उस समय, तो वहां गए तो पता चला कि साहब मिथिला के तो यहाँ बहुत लोग हैं। और रायपुर में बताया कि पूरे इस इलाके में कम से कम 4 लाख परिवार है। मिथिला के लोग कहाँ कहाँ है बात छोड़ो। तो बताइए एयरपोर्ट बनना चाहिए और दरभंगा में एयरपोर्ट हो जाएगा तो चाहे दिल्ली जाए या कोई कोलकाता जाए या कोई मुंबई जाए या कोई रायपुर जाए, कहीं भी जाने के लिए उसको पटना जाने की जरूरत नहीं होगी, यहीं से जहां चाहेगा हवाई जहाज से भी चला जाएगा। तो दरभंगा का विकास होगा। और जो एम्स की बात कर रहे हैं, ये सब तो मेरा आइडिया पुराना है, सब दिन से रहता। तय करना तो केंद्र का काम है, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, बिहार में पहला मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच था और दूसरा मेडिकल कॉलेज दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। और जिस तरह से यहाँ के पढ़ने वाले लोग बाहर गए डॉक्टर, आज इंग्लैंड या किसी देश में चले जाइए, पता चलेगा कि बिहार के डॉक्टर बड़ी संख्या में वहां बस गए हैं। वो या तो पीएमसीएच से पढ़े हुए हैं या डीएमसीएच के पढ़े हुए, दरभंगा के पढ़े हुए। तो दरभंगा की तो ये, दरभंगा का तो ये महत्व है, उसकी ये अहमियत है। इसलिए हम लोगों का ध्यान सदैव रहता है, उसकी चिंता मत करिएगा। हम तो काम करने वाले हैं, काम करते रहेंगे, क्योंकि आपने काम करने के लिए मुझे जिम्मेवारी सौंपी है। और मैं एक बात बता देता हूं,
बहुत तरह का वातावरण लोग बनाते रहते हैं। हम वोट की चिंता करते ही नहीं, हम वोटर की, जनता की चिंता करते हैं, हम वोट की चिंता नहीं करते हैं। ये तो जनता के मन में है, जिसको बनाना चाहे बनाए। हमको बनाया है, मेरा दायित्व है कि हम आपकी सेवा करें और करेंगे। समाज में प्रेम का भाव रहे, कानून का राज रहे, और हमने कभी समझौता नहीं किया है अपराध से, क्राइम से, भ्रष्टाचार से, करप्शन से और सांप्रदायिकता से, कम्युनलिज्म से। 3C, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, हमने समझौता नहीं किया और न कभी करेंगे। सब लोग मिलकर चलेंगे, सद्भावना रहेगा। ये करप्शन से मुक्ति आजकल देख रहे हैं, अगर उसको अपना लिया गया तो समाज बदल जाएगा। और गांधी जी ने क्या कहा था? 7 सामाजिक पाप से बचो। उन्होंने कहा था 7 है सामाजिक पाप, सोशल एविल है, इससे बचिए। कौन कौन चीज कहा उन्होंने? 7 पाप है। पहला पाप क्या है? सिद्धांत के बिना राजनीति। राजनीति में है, सिद्धांत से कोई मतलब नहीं, यह है सामाजिक पाप। हम लोग छात्र जीवन से आए हैं और सिद्धांत के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सिद्धांत के बिना राजनीति पाप है। और दूसरा पाप क्या उन्होंने कहा बताएं? सामाजिक पाप, इससे बचो। और गांधी जी ने क्या कहा? विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान। अगर ज्ञान है तो साथ साथ चरित्रवान भी होना चाहिए, खाली ज्ञानी नहीं, चरित्रवान भी होना चाहिए। और ये मिथिला का भी संदेश है, ये जान लीजिए अच्छी तरह। तो इन सब चीजों के बारे में, नैतिकता के बिना व्यापार। अगर व्यापार करो भाई तो ठीक से करो, नकली उकली चीज का कारोबार मत करो, मिलावट वगैरह मत किया करो। गांधी जी ने कहा नैतिकता के बिना व्यापार सामाजिक पाप है। मानवता के बिना विज्ञान, विज्ञान तो जरूरी है लेकिन उसमें ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, मानवता की स्थिति होनी चाहिए, संवेदना। नहीं तो साइंस का विकास हो जाए, अब मानवता का ख्याल नहीं। आजकल देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बढ़ गया, वेबसाइट पर क्या क्या लोग लिख रहा है, अनाप शनाप झगड़ा लगाने वाली सारी बात लिख रहा है। तो इससे बचना है। मानवता के बिना विज्ञान भी पाप है। और त्याग के बिना पूजा। पूजा करते हैं तो कुछ त्याग का भाव रखिए, झगड़ा का भाव मत रखिए। असली पूजा है त्याग के साथ पूजा, समर्पण का भाव होना चाहिए। तो गांधी जी ने 7 सामाजिक पाप की बात कही। हम हर स्कूल में इसको लिखवा देने वाले हैं, परमानेंट, उसको कोई हटा नहीं देगा। लिखवा दिया है यहाँ, बहुत अच्छा। स्कूलों में डीएम साहब कह रहे शुरू कर दिए, लिखवा दिए 7 सामाजिक पाप। आज जितना सरकारी दफ्तर है ना, ब्लॉक, अनुमंडल, जिला और सेक्रेटेरिएट, सब जगह लिखवा देंगे। अभी बना है पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन, बहुत सुंदर बना है, पटना में नेहरू पथ पर है। वहां भी उसके उद्घाटन के पहले हमने लिखवा दिया 7 सामाजिक पाप। अरे जाएगा, नजर पड़ जाएगी। गड़बड़ करने वाला तो बहुत लोग होता है, लेकिन नजर पड़ेगा, कुछ तो लाज लगेगा, कुछ तो मन में भाव पैदा हो। हम इसी चक्कर में रहते, गड़बड़ करने पर पता चल जाए तो कार्रवाई भी करते, लेकिन भाई गड़बड़ नहीं करे, कुछ ऐसा भावना विकसित करिए कि सब जगह चलवाई। आज आए आपके बीच में, इन सब बातों पर भी ध्यान दीजिएगा। और उमा बाबू के साथ जो हम लोगों का संबंध रहा है, आज पुनः इस अवसर पर आने का मौका मिला। और मैं चाहता हूं कि भाई विनोद जी तो यहां बैठे ही हुए हैं, ये अजय चौधरी का भी हम देखते हैं, शादी भी नहीं किया, कमाल आदमी। अभी इनकी माता जी का निधन हुआ, हमको नहीं मालूम, जो हम गए हुए थे तो पता चला ये शादी नहीं किया। हमके क्या भाई काहे शादी किए, और अब बेचारा क्या करेगा सर, तो करेगा नहीं। अभी तो पूरा का पूरा समर्पित है। इसलिए हम चाहेंगे कि उमा बाबू के जो विचार हैं और जिस तरह से आप हम लोगों से जुड़े हुए हैं,
आप पर हमको बहुत भरोसा है, भरोसा सब पर है भैया, ऐसा मत समझना कि नहीं है। विरोध की चक्कर में मत पड़िएगा, लेकिन एक बात हम कह देते हैं कि हमको सबसे ज्यादा भरोसा अजय पर है, और इस तरह के लोगों को समाज के सुधार में अभियान चलाना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने साथी, हमारे सभी गठबंधन के सहयोगी एनडीए के सब लोग मिलकर के समाज सुधार वाले काम को भी पूरा आगे बढ़ाएंगे, और समाज में एकता हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रहे, इसको भी हर तरह से लोगों को समझाकर लोगों के मन में एक संवेदना पैदा करना, एक दूसरे के प्रति इसका भाव विकसित होगा। यही सही मायने में उमा बाबू के प्रति श्रद्धांजलि होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ, उमा बाबू के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वायुसेना के दरभंगा स्थित हवाई अड्डा में चल रहे 4 दिवसीय एयर शो का मंगलवार को समापन हो गया। शो के अंतिम दिन वायुसेना के हैरत अंगेज करतब देखने से दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद, नगर विधायक संजय श्रावगी तथा दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजंती खेड़िया भी उपस्थित थी। बताते चले कि भाजपा ने कीर्ति आजाद को पार्टी से निलंबित कर दिया है। फलस्वरूप नगर विधायक संजय श्रावगी ने कार्यक्रम के दौरान सांसद से आमने सामने होने से बचते रहे।
वासियों का जो सपोर्ट हमें मिला, जिस जोश के साथ उन्होंने सारंग टीम का स्वागत किया है इस बेस पे, हमारा उद्देश्य सक्सेसफुल रहा। हमारा जो उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों को हम वायुसेना के प्रति जागरूक कराएं, उनको प्रोत्साहित करें फौज में करियर चुनने के लिए, वो हमने पूरा अचीव किया है और इसके लिए हम पूरे दरभंगा के सारे निवासियों से शुक्रिया अदा कहते हैं। हम लोग को गौरव है वायुसेना के जो योद्धा है, उन्होंने जैसा एयर शो किया और आज हमारे वायु सैनिक बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं तो देश के लोग चैन की नींद सोते हैं। हमको गौरव है कि ऐसा यहाँ दरभंगा में और बिहार में पहली बार हुआ है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बहुत कुछ पहली बार हुआ है। आज पूरे मिथिला के लिए बिहार में एयर शो हुआ। अब यहाँ बहुत जल्द ही आम लोग यहाँ हवाई जहाज़ से उड़ेंगे और उसका भी हम लोग बहुत जल्दी जो है इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत जल्द, बहुत देर भी नहीं लगेगा, क्योंकि जिनको स्ट्रेंथनिंग करना है, जिनको केबिन बनाना है, वो सभी टीम आ गई है और बहुत जल्द हम लोग यहाँ से जो है आम जनता यहाँ से जो है देश के अन्य राज्यों में यहाँ से उड़ान भरेंगे और हमको बहुत गर्व है अपने वायुसेना के जवानों पर, पदाधिकारियों पर, जिसके कारण ये ऐसा शो हुआ है। महिला टीम भी पायलट में उड़ा रही है, सभी के लिए, महिला टीम, जेंट्स टीम, महिला पायलट भी उड़ा रही थी। विशेषकर जो सारंग की टीम है और सारंग की टीम को दरभंगा में देखना यह अपने आप में जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह विश्व स्तर के ये हेलीकॉप्टर का शो करने वाले लोग हैं और ऐसे विश्व स्तर की टीम, महिलाओं की टीम, जेंट्स सब लोग यहाँ आकर और मिथिला वासियों को यह एयर शो दिखाया, निश्चित रूप से बहुत बहुत। इतना कह सकता हूँ कि इन जाबाज विमान उड़ाने वालों को हमारी ओर से उनके जज्बे को सलाम है, पूरे देश की ओर से जज्बे का सलाम है, जो अपने ज़िंदगी के अपने प्राणों को आहुति देकर अपने देश की रक्षा करते हो, हमारी रक्षा करते हो। ऐसे लोगों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आज जितने भी लोग आए थे और इससे पहले भी शो में जितने लोग आए थे, वो सभी इनके जज्बे को सलाम करते हैं, इनका धन्यवाद देते हैं और इनकी लंबी आयु की कामना करते हैं और केवल यही कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यह देश की सेवा करते हैं उस प्रकार की प्रेरणा हम लोगों के अंदर भी आए और अपनी ओर से कुछ न कुछ चाहे तो एक ही अच्छा काम रोज करें, तो संभवतः इनके जो कार्य हैं उनको हम किसी न किसी तरीके से कम थोड़े से थोड़ा धन्यवाद कर सकेंगे। और लोग को प्रेरणा मिल रही है कि हम लोग एयरफोर्स में जाएं, हम लोग कुछ करके दिखाएं, ये हमारा मिथिला के लिए बहुत गर्व की बात है। Abhya of Delhi Public School, Kadirabad, and I enjoyed the program so much. It was very nice. This is the youth power of country. This is the power of our country, India, and I love this program so much. And the stunt was very good, and the shape that made by the pilot were also good. Thank you. सो देखने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन डर भी लग रहा था, लेकिन हिम्मत के देखने में बहुत अच्छा लगा। हम भी सोचते हैं ऐसा ही हम बने। दरभंगा में पहली बार ये हुआ है एयर शो, हम भी पायलट बनना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? भारती कुमारी। बहुत अच्छा। क्या कहोगे इसके विषय में? ये एयर शो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपने मामा के साथ आया था ये एयर शो देखने, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार दरभंगा में हो रहा है ये एयर शो और मैं इसके लिए पहली बार दरभंगा में एयर शो देख रहा हूँ। दरभंगा जीआरपी के नवनियुक्त थानाध्यक्ष सुनील कुमार द्विवेदी ने पदभार ग्रहण करते ही अपनी प्राथमिकताओं का खुलासा किया। हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि नशाखुरानी गिरोह पर लगाम लगाने के साथ साथ यात्रियों को नशाखुरानी से सतर्क करने के लिए अनवरत रूप से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पदभार ग्रहण करने के बाद द्विवेदी ने अपने मातहत कर्मियों के साथ बैठक की और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। सब किसी से सब कोई अपने अपने चलने का तरीका जैसे रेल का एक नियम है। दरभंगा स्टेशन के ठीक सामने वीआईपी रोड पर नवनिर्मित नारायण रेस्ट हाउस का उद्घाटन दरभंगा की महापौर वैजयंती खेड़िया ने किया। इस मौके पर वार्ड नंबर 12 के पार्षद उपेंद्र शर्मा तथा अन्य लोग भी मौजूद थे।
विदित हो कि दरभंगा स्टेशन के निकट एक भी रेस्ट हाउस उपलब्ध नहीं था। रेस्ट हाउस के खुलने से सभी वर्ग के लोगों को फायदा होगा, खास करके वैसे यात्री जो बाहर से देर रात में दरभंगा पहुंचते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा सहूलियत होगी। पहला रेस्ट हाउस है दरभंगा स्टेशन के सामने में। आज तक एक भी रेस्ट हाउस नहीं था, इसलिए यहाँ मुसाफिरों को बहुत तकलीफ हुआ करती थी। रेस्ट हाउस खुलने से काफ़ी सहूलियत होगा। 12 कमरे का ये रेस्ट हाउस है, 4 वेटर रखे हैं किसी भी सर्विस के लिए, 4 एसी रूम और 8 नॉन एसी रूम बनवाए हैं। टैरिफ आपका 600 से लेके 1200 रुपये तक का है। एकदम इकोनॉमिक देख रहे हैं। रूम का स्टैंडर्ड है, बाथरूम का साइज स्टैंडर्ड है। थैंक यू। एसी रूम का क्या चार्ज है, नॉन एसी रूम का क्या चार्ज है? एसी रूम का चार्ज 1200 रुपीज है। नॉन एसी में एक छोटा और एक बड़ा रूम है जिसका चार्ज 600 रुपये है, एक का चार्ज 700 रुपये है। टाइमिंग क्या देते हैं? टाइमिंग 24 आवर सर्विस है। चेकआउट टाइम हमारा 12 नून से 12 नून है। क्या नाम हुआ? 24 आवर्स बिजली सप्लाई है, बैकअप पावर बैकअप है। जनरेटर सप्लाई भी है जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राघवेश नारायण झा हुआ उर्फ मित्तू। जगह? स्टेशन रोड दरभंगा। रेस्ट हाउस का क्या नाम रखे हुए हैं? नारायण रेस्ट हाउस। नारायण गेस्ट हाउस ये खुला है। ये अपने दरभंगा शहर के स्टेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कोई अच्छा गेस्ट हाउस नहीं था, ये खुल गया है। लोगों को आने वाले जो यात्री होंगे उनको बहुत सुविधाएं मिलेंगी। और हमको लग रहा है कि यहाँ जो गेस्ट हाउस ये खुले हैं इसमें 4-5 एसी रूम भी है। जो लोग एसी रूम में ठहरना चाहे एसी रूम में ठहरेंगे, जो नॉन एसी वाले होंगे वो उसको बस में ठहरेंगे। सुविधाएं सारी इसमें दी जा रही है, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है और यात्री लोग के लिए बहुत सुविधा है। पहली बार स्टेशन के सामने एक नया रेस्ट हाउस खुला है, नारायणी रेस्ट हाउस, क्या कहेंगे? तो बहुत खुशी की बात है कि नारायणी रेस्ट हाउस जो खुली है मेरे वार्ड में और स्टेशन पे, जो इससे पहले एक भी होटल या रेस्ट हाउस नहीं है, जिसके कारण जो भी सफ़र करके आते थे मुसाफिर उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जो कि बहुत दिनों से ये प्रतीक्षित थी कि कम से कम स्टेशन एरिया में एक रेस्ट हाउस अच्छा ढंग का हो। जो कि मैं अभी देखा हूँ, यहाँ घुमा हूँ, ये रेस्ट हाउस वेल फर्निश्ड है और यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और बने ये 24 आवर जो है यहाँ पे सेवा उपलब्ध रहेगी। यात्री कभी भी आएंगे स्टेशन से तो यहाँ पे उनको ठहरने का जो सुलभ मौका मिलेगा, जो कि पहले यहाँ उतरने के बाद उनको शहर के अंदर जाना पड़ता था और उनको होटल कहीं मिलता था नहीं मिलता था, सवारी की दिक्कत होती थी, बीच रास्ते में कभी खतरों का भी सामना मैंने छीन छोड़ का भी करना पड़ता था। जो इससे अब परेशानियों से सारे यात्रीगण अब दूर रहेंगे और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे वार्ड में जो कि इस तरह का रेस्ट हाउस खुला है और हम कोशिश, ये हमारी शुभकामना है इनको जिन्होंने खोला है और हम बहुत बधाई देते हैं और इसको और अच्छे तरीके से चलाएं और इसका और थोड़ा बृहद रूप दें और विकास करें इनका। हमारा इनको पूरा सहयोग रहेगा, ऑपरेशन रहेगा। क्या शुभ नाम? उपेंद्र कुमार, वार्ड पार्षद। श्री नया रेस्ट हाउस इनके प्रोप्राइटर हमारे मित्तू जी जो मेरे मित्र हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ कुछ एक साल पहले इनका एक मार्केट, इसी के नीचे मार्केट खुला जिसमें हम लोग आए थे और इसके बाद इनको और हम लोगों ने ये महसूस किया कि यहाँ पर एक रेस्ट हाउस की बहुत ज़रूरत है, जो यहाँ से कुछ ही दूर जैसे टावर हुआ, जैसे दोनार तरफ लोगों को जाना पड़ता था। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, फिर भी बाहर के लोग सशंकित रहते थे, तो इस चीज़ से उनको निजात मिला है। स्टेशन के ठीक सामने ये श्री नया रेस्ट हाउस है, अच्छी सुविधा है, अच्छा खुला है, एसी का व्यवस्था भी है और अच्छी प्रबंधक है।
मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि यहाँ के जो भी यात्री आवे यहाँ से सुरक्षा और सुविधा लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम? मेरा नाम सोहन यादव है, मैं वार्ड पार्षद 16 का हूँ। नगर थाना अंतर्गत किला घाट बाजितपुर मोहल्ला में अवस्थित वार्ड नंबर 12 की वार्ड पार्षद गीता देवी के आवास गृह में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। घटना को सोमवार की रात 9 बजे करीब अंजाम दिया गया। पार्षद के पति विशंबर पासवान ने किसी व्यक्ति को आरोपित करने से परहेज किया और न ही किसी व्यक्ति पर शक जाहिर किया, जिससे घटना के पीछे का कारण रहस्यमय हो गया है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इस घटना के पीछे एक कारण हो सकता है। जब से भी वार्ड पार्षद हुए हैं तब से जो है सो सही ढंग से यहाँ संचालन हो रहा है। और ये दुकान उकान जो तारी का है उसके कारण और सामाजिक तत्व का लोगों का आवागमन कुछ बढ़ गया है इस बीच में, क्योंकि उसका कोई समय निर्धारण नहीं है। लोग आते जाते रहता है रातों रात तक, और ये एक सुनियोजित साजिश के तहत जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। चूँकि किसी भी तरह जो पटाखा से या इससे जो है सो तुरंत इतना 20 मिनट में इतना जल्दी आग लग जाना, पलंग जल जाना, दीवार में जल जाना, ये एक जो है सो अद्भुत घटना है। और ये तय है कि ये एक सुनियोजित साजिश के तहत जो है सो आग को फेंक करके किसी में लुत्ती में हो या सिगरेट के द्वारा हो इसको लगाया गया है। लेकिन हम लोग किसी को साक्ष्य रूप से आंख से नहीं देखे हैं, इसलिए नहीं कह सकते हैं कि अमुक आदमी ने लगाया है। यह जांच का विषय बनता है कि कौन ऐसा किया है, किस इस समय में कितने लोगों का यहाँ इंट्रेंस हुआ, कितना तरह का हुआ, ये जांच का विषय है और पुलिस के जांच का विषय बनता है। हम लोग भी अपने स्तर से जांच करेंगे और प्रशासन से आग्रह करेंगे कि यह जो तारी पानी का दुकान है उसका समय निर्धारण हो। इसके कारण और सामाजिक तत्व का जो है जमावाड़ा बहुत बढ़ गया है और गाँव में लोग आता है और जमावाड़ा बना करके उस घटना को अंजाम देता है। इस पर नियंत्रण प्रशासन स्तर से हो, इसका भी हम लोग पहल करेंगे। रूम में ताला बंद था, फिर किस तरफ से आग लगाया गया? आग तो यार नीचे यहाँ जो है सो फाँक बना हुआ है, इधर से जो है सो फेंका गया है, तो स्पष्ट है। रूम में ताला है, दूसरे जगह जाने का साधन नहीं, इधर जो है सो दोनों तरफ खुला हुआ है, इधर से जो है फेंका गया है, फेंक करके जो है सो तुरंत भाग गया। क्या क्या नुकसान हुआ होगा इसमें? नुकसान तो देख रहे हैं सामने में हुआ है, बहुत सारा नुकसान हुआ है। पलंग जल गया, घर का दीवार जल गया, ये जितना बिछावा उछाना वो जल गया, फाइल ताल में भी आग लग गया है, बहुत सारा नुकसान हो गया है। पंखा जल गया। पैसा वगैरह भी था इसमें? पैसा वगैरह भी था ही, नीचे में था जाती बिछावन के तल में। 50,000 से अधिक का नुकसान अभी तक हमको लग रहा है। अब आगे क्या है सो अभी आकलन किया जा सकता है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम विजय कुमार पासवान है। कहाँ पर यह घटना है? यह घटना बाजितपुर वार्ड नंबर 23 का है, वार्ड पार्षद के यहाँ का है। हम जो है 2 बैंक आज गए हुए थे, सेंट्रल बैंक गए हुए थे, प्राइवेट बैंक भी गए थे। इसके बाद जस्ट लड़ियासराय गए, लड़ियासराय से आए, भोजन भी नहीं किए, रूम में बैठे हैं, फ्रेश लेटरिन करके बैठे किए हैं। एक दवा खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले दवा खाएँ, वाई बोली खाना लगाते हैं। हम के लिए तनी गाँव घर में भर दिन नहीं घूमे हैं, एक बार घूम फिर के हम आते हैं। उसी बीच में उधर से रिटर्निंग हो रहा है तो देखे दरवाजे पर काफ़ी भीड़ लोगों को, तो सोचे क्या हो गया, कोई तरह का बात हो गया कि झंझट हो रहा है। जब पहुंचे तो देखे हमारे ही रूम में जो आग लगा हुआ, लोग बुझा रहा है, लोग अफरा तफरी मचा हुआ है। तो उसमें जो है अब तो सवाल उठता है कि जो है हम जो है जिन लोग हमारे विरुद्ध पहले से भी जो है इलेक्शन पीरियड में 15 साल के बाद हम जीते हैं इस इलेक्शन को, और तो हो सकता है हमारा जो है कटबंदी इस ढंग से किया हो, क्योंकि शायद मोटरसाइकिल से आकर के इसमें जस्ट आग लगाया गया है, फेंक दिया आग लगा करके, अब पूरा फाइल उल जल गया। नीचे भी फाइल था, नया गाड़ी भी लिए थे, वो भी फाइल था, पैसा कौड़ी था हमारे पलंग के नीचे, वो सब जला हुआ है। और बड़ बिछावन तोशक सारा रोड पे जो जल के रखा हुआ है। टोटल कितना का क्षति हुई होगी? करीब लाख रुपया का अंदाज में यह क्षति हुई है। सब लोग 15-20 आदमी पैसा जमा किए थे, रावणबंद का गरीब लोग कि कुछ काम के लिए, वो पैसा मेरे पास था। सारा पैसा पलंग के नीचे रखे हुए? जी। क्या नाम है आपका? विशंबर पासवान, पार्षद पति
और जनता दल में दलित प्रकोष्ठ सार्वजनिक प्रकोष्ठ में जिला अध्यक्ष भी है। किनके घर में घटना घटी? ये पार्षद गीता देवी पार्षद है, उसके पति विशंबर पासवान पार्षद पति, वार्ड नंबर 23, महला बाहितपुर किलाघाट। आज की खबरें अभी ही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।